हेलो दोस्तों। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको खाने में क्या पसंद है तो आप क्या बताएंगे? खीर, जलेबी, राजमा चावल, पिज्जा, बर्गर, मोमोज और भी न जाने क्या क्या। आई नो आपकी बहुत लंबी लिस्ट है। और अगर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये सब आपको डाइजेस्ट तो हो जाता है तो आप क्या कहेंगे? अब बहुत से लोग कहेंगे कि ऑफ कोर्स मेरा डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि अरे कहाँ, मेरा डाइजेशन तो बहुत कमजोर है, बहुत ही वीक है। अब सवाल ये आता है कि ये डाइजेस्ट क्या है और कैसे हमारा खाया हुआ खाना डाइजेस्ट होता है और कैसे उसमें से न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलते जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, ताकि हम इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में थोड़ी हेल्प भी कर पाएं और हमारे लिए दाल रोटी के साथ साथ छोले कुलचे डाइजेस्ट करना आसान हो सके। लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इम्पोर्टेंट तो यही है। इसलिए आइए आज इजी इन्फो के इस वीडियो में हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन की। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी को एनर्जी फूड से मिलती है और फूड की बदौलत ग्रोथ और रिपेयर जैसे फंक्शन कर पाना बॉडी के लिए पॉसिबल हो पाता है। और जो फूड हम खाते हैं उसे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है और फिर ये फूड ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाता है और इसके न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे हम ट्रैवल करते करते डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फूड हमारी बॉडी में ट्रैवल करती हुई आगे बढ़ता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर एंड होता है और ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब की तरह होता है जो लगभग 9 फीट लंबी होती है। यानी खाने का ये सफर भी काफ़ी लंबा होता है और इसके रास्ते में कई डाइजेस्टिव ऑर्गन भी अटैच रहते हैं। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है और कैसे फूड का डाइजेशन होता है, ये जानने से पहले एक नज़र इस बात पर भी डाल लेते हैं कि डाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। इसका जवाब है कि हमारी बॉडी को फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं और ऐसे न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर इंक्लूड होते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, जिससे ये बॉडी में अब्जॉर्ब होकर एनर्जी दे सके और ग्रोथ और सेल रिपेयर में हेल्प कर सके। इस प्रोसेस में प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं, फैट फैटी एसिड में और ग्लिसरीन में और कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में। चलिए, अब डाइजेशन की इम्पोर्टेंस पता चलने के बाद इसके प्रोसेस को समझना ज़्यादा यूजफुल लगेगा, इसलिए अब बढ़ते हैं आगे और करीब से जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होलो और सॉलिड ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसमें जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होलो ऑर्गन की सीरीज है, जिसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस होलो ऑर्गन है जिसमें फूड ट्रेवल करता है, जबकि पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर सॉलिड ऑर्गन्स हैं जो ऐसे जूस को रिलीज करती हैं जो फूड को इस तरह जोड़ते हैं कि बॉडी आसानी से न्यूट्रिएंट्स और फैट्स को अब्जॉर्ब कर सके। डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रिलियंस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिन्हें माइक्रोबायोम कहा जाता है और ये डाइजेशन में हेल्पफुल भी रहते हैं। और अब शुरू होती है फूड की ये इंटरेस्टिंग जर्नी इन स्टॉपेज के जरिए। सबसे पहला स्टॉपेज है माउथ, जहाँ से इस डाइजेस्टिव ट्रैक की शुरुआत होती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डाइजेशन का ये हमारी फेवरेट पानी पूरी की एक बाइट लेने से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप फूड की स्मेल लेते हैं या उसे देखते हैं तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और इसके बाद आप खाना शुरू करते हैं, उसे चबाते हैं और उसमें सलाइवा यानी कि लार मिक्स होती जाती है जो उसे आसानी से ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है जिसे बॉडी इजीली अब्जॉर्ब कर सके। और जब आप निगलते हैं तो आपकी जीभ चबाए हुए खाने थ्रोट और ईसोफेगस में पास कर देती है। अब अगला स्टॉपेज है ईसोफेगस, जो कि थ्रोट यानी कि गले में लोकेटेड होता है और ट्रैकिया के नजदीक होता है। ईसोफेगस में ऐसा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जो फूड को स्टमक में डिलीवर करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन को पैरासिलाइसिस कहा जाता है। और अगला स्टॉपेज आता है स्टमक, जिसे ऐसा कंटेनर भी कहा जा सकता है जिसमें फूड होल्ड रहता है जब तक उसमें स्टमक एंजाइम ना मिक्स हो जाए। ये एंजाइम फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ते रहते हैं ताकि उसका यूज किया जा सके। और स्टमक की लाइनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है,
जो प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन, डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन हेल्प करता है। इसके अलावा बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये HCl स्टमक में हाई एसिडिक एनवायरनमेंट बनाकर हार्मफुल बैक्टीरिया को भी बाहर का रास्ता दिखाता है। HCl के अलावा कई पावरफुल एंजाइम्स भी इस ब्रेकडाउन प्रोसेस में शामिल होते हैं और जब स्टमक का काम पूरा हो जाता है तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है, यानी फूड का अगला स्टॉपेज हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 22 फीट लंबी मस्कुलर ट्यूब है जो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए पैंक्रियास से एंजाइम लेती है और लीवर से बाइल जूस। वैसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एक एडल्ट ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 फीट लंबी होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन केवल 5 फीट तक ही लंबी होती है। वैसे इसका रीजन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरास्लाइसिस प्रोसेस चलता है जिसमें फूड को आगे बढ़ाना और डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स करना इंक्लूड है। इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम कंटिन्यूअस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जेजुनम और इलियम ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं और बचा हुआ लिक्विड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में चला जाता है, यानी अगला स्टॉपेज हुआ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिस पर पहुंचने से पहले पैंक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर का कंट्रीब्यूशन जान लेना बेहतर होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ब्रेकडाउन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लेकिन ये हेल्प क्या करते हैं तो देखिए, पैंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम ड्यूडेनम में सीक्रेट करता है जो प्रोटीन को फैट्स और कार्बोहाइड्रेट में तोड़ते हैं, और लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस सीक्रेट करता है जो फैट और कुछ विटामिन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा वैसे गॉल ब्लैडर क्या करता है तो ये लीवर से बाइल जूस लेकर स्टोर करता है और फिर उसे ड्यूडेनम में रिलीज करता है ताकि फैट्स का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो सके, यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन भी कुछ कम नहीं। चलिए अब फूड की इस जर्नी के अगले स्टॉपेज पर पहुंच जाते हैं जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन फूड वेस्ट की प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये 5 फीट लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को रेक्टम से जोड़ती है, और डाइजेस्टिव प्रोसेस का जो वेस्ट होता है यानी कि स्टूल वो पेरास्लाइसिस के जरिए कोलन के पास से होकर रेक्टम में जाता है। इस तरह नेक्स्ट स्टॉपेज हुआ रेक्टम जो कोलन को एनस से जोड़ता है। इसकी एवरेज लेंथ 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। रेक्टम का काम कोलन में स्टूल रिसीव करना होता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक का लास्ट स्टॉपेज होता है एनस, जिसके जरिए वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरह फूड की ये जर्नी पूरी होती है, यानी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन अगर डाइजेशन का ये प्रोसेस सही तरह से कंप्लीट ना हो तो बहुत से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हार्टबर्न, स्टमक फ्लू और अल्सर, ऐसे बहुत सारे इश्यूज। इसके अलावा कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज और डिसऑर्डर्स में आती हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लैक्टोज इंटॉलरेंस, GI कैंसर यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर और सीलिएक डिसीज। अब अगर ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बीमारी और डिसऑर्डर से दूर रहना चाहते हैं तो कुछ बहुत ही सिंपल सी बातों को ध्यान में रखना है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, जैसे कि सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना आए। अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए, और डाई प्रोसेस फूड को अपनी प्लेट से दूर रखना चाहिए। अपनी डाइट में फाइबर ऐड करना चाहिए ताकि डाइजेशन आसान हो सके और रेगुलर बाउल मूवमेंट में हेल्प मिल सके। ओवर ईटिंग करने से बचना चाहिए और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि खाने में सलाइवा मिल सके जो फूड डाइजेशन को आसान बनाए। एक्सरसाइज के जरिए एक्टिव बने रहना चाहिए और खाने के कुछ टाइम बाद वॉक करने की हैबिट रखनी चाहिए ताकि खाना ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो सके। अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए ताकि हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स और स्टमक अल्सर जैसी कंडीशन ना हो। और स्ट्रेस को मैनेज रखना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और डाइजेस्टिव इश्यूज से एसोसिएट होता है, इसलिए स्ट्रेस से दूर रहिए। हेल्दी फूड चॉइसेस को डेवलप कीजिए और खुश रहते हुए अपने खाने को एंजॉय करें ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हैप्पी फील करे और आपकी अच्छी सेहत भी बनी रहे। और अब तो आप डाइजेशन का प्रोसेस भी जान चुके हैं और इसे बेहतर बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको पता है, इसलिए अपने गुड
डाइजेशन के लिए थोड़ा सा कंसेंट रहें, और इसके लिए आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या नहीं करना है, ये सब तो आप जानते ही हैं। और आप ये भी तो जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने वाला ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल, नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्यार हमारे साथ जरूर शेयर करें, और आगे जिस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं उसका नाम लिख भेजिए, और इसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।